लेकिन आप बताइए, आप तो पत्रकार हैं और हम छोटे मोटे नेता हैं। आप सभी प्रेस प्रतिनिधि साथियों का मैं झारखंड भवन इस कांग्रेस भवन में स्वागत करता हूं। और मैं आया हूं सुपौल में हमारे भाई मिन्नत रहमानी जी के चुनाव की देखभाल करने के लिए। और मैंने सरकार से 4 दिन रहने की इजाज़त मांगी थी। 24 तारीख के लिए निवेदन किया था, लेकिन सरकार ने 22 तारीख तक ही स्वीकृति प्रदान की है। तो मुझे आज मेरे 22 तारीख की तिथि समाप्त हो रही है, तो मैं आज फिर वापस जाऊंगा और फिर से मैं आऊंगा। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पूर्व जो विधानसभा हुई, उस विधानसभा का जो चुनाव साझा लड़ा जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और सहयोगी दलों के साथ, तो उनको एक साझा जनादेश प्राप्त हुआ था धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय और विकास के लिए। और उस समय प्रधानमंत्री जी जब भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार के क्रम में आए थे, तो नीतीश जी बहुत बार विशेष राज्य का, विशेष पैकेज का के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाया करते थे। तो प्रधानमंत्री जी ने देखा कि इस समय नीतीश कुमार जी अलग हो गए हैं और धर्मनिरपेक्ष शक्तियों के साथ मिल गए हैं, तो उन्होंने एक पैकेज का बड़ा जोरदार तरीके से प्रचार किया। 25,000 करोड़, 50,000 करोड़, 75,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 1,25,000 करोड़ रुपया दिया। अब प्रधानमंत्री जी ने किनको दिया, किसने लिया, ये तो गर्त में है, लेकिन बिहार की व्यवस्थाएं बहुत गड़बड़ाई हुई हैं। आपके सामने है सारी चीज, उसके विषय में मैं 2-4 मिनट बात कहूंगा। इस बीच में ये कहना चाहता हूं कि जब नीतीश जी साझा उम्मीदवार थे, तो प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसे शब्द का भी इस्तेमाल किया था जो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जैसे पद की गरिमा के विरुद्ध है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि ये लोकतंत्र की गरिमा के विरुद्ध है और ये असंसदीय भाषा है, जिसका हम सारे लोगों ने, देश की जनता ने, कभी हमारे प्रधानमंत्री जी के मुखार बिंदु से ऐसे शब्द निकलेंगे किसी के ऊपर कि आपके डीएनए में दोष है, मतलब नीतीश जी के डीएनए में दोष कहकर उन्होंने उनके माता पिता को कलंकित करने का काम किया, उनके कुल खानदान को कलंकित करने का काम किया। और नीतीश जी ने कहा कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। लेकिन उन्होंने अपने मुफाद, अपने स्वार्थ को देखते हुए अचानक उन्होंने फिर पलटी मारी और बीजेपी के गोद में जाकर बैठ गए। बिहार की जनता ने इसे अपमान माना है और बिहार की जनता ने सबक सिखाने का ठाना है और नीतीश कुमार को इस बार सत्ता से बेदखल होना होगा। बेदखल इसलिए भी होना होगा क्योंकि उन्होंने धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को पहले भी एक बार धोखा दिया था, जब जॉन फर्नांडिस और ये लोगों ने अलग होने का काम किया था, और फिर दूसरी बार धोखा दिया जब साझा प्रत्याशी बने और ये लालू यादव का बड़प्पन था कि इनको कम सीट आने के बाद भी इनको मुख्यमंत्री का पद दिया और इन्होंने कहा कि ये मेरा डीएनए नहीं, बिहार के लोगों के डीएनए पर प्रधानमंत्री जी ने आघात किया।
खैर ये तो अलग बात हुई। अब देखिए जो 1,25,000 करोड़ मिले यदि हमारे नीतीश बाबू को, तो फिर नीतीश बाबू ये बताएं कि वो 1,25,000 करोड़ रुपया का उन्होंने क्या किया। सड़कें टूटी फूटी हैं, जूट मिल खुली नहीं है, चीनी मिल बंद पड़ी है, पेपर मिल बंद पड़ी है, बच्चे नौजवानों का, बहन बेटियों का पलायन हो रहा है। और जो हमारी जो ये कोसी नदी है, ये कोसी नदी का जो कमिटी था वो 30 सालों से पता चला है कि वो मृत प्राय है। 30, 25, 20 साल से सुनते हैं कि मृत प्राय है। तो उस कोसी प्राधिकार जो है, उस प्राधिकार को क्यों नहीं, जब इतने रुपए आपको मिल गए तो क्यों नहीं फिर दुरुस्त किया गया? क्यों इस बाढ़ की विभीषिका से यहाँ के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं? दूसरी बात कि नीतीश जी कहते थे विशेष राज्य का दर्जा, तो मैं पूछना चाहता हूं कि नीतीश जी जब आप विशेष राज्य के दर्जे के लिए इतना हाई तौबा मचा रहे थे, इतना जब जान प्राण दे रहे थे, तो डबल इंजन की सरकार में आप शामिल हो गए। आपने धर्मनिरपेक्षता के साथ विश्वासघात किया, सामाजिक न्याय को भी धोखा दे दिया, अपनी विश्वसनीयता को तार तार कर दिया। तो कम से कम जब इतना आपने अपमान भी सहा, डीएनए पर भी सवाल सुन लिया, आपकी इज्जत भी चली गई, आप पे बेइज्जती भी हो गई, तो उसके बाद तो कम से कम मोदी जी को पकड़ उकड़ के बिहार राज्य को, डबल इंजन की सरकार बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिलवा देती, तो भी हम ये कहते कि चलो कम से कम इन्होंने अपमान और वगैरह वगैरह सह के बहुत चीज सहा है। जब डीएनए पर सवाल ही कर दिया तो आप समझ सकते हैं कि क्या क्या नहीं सहा है, कितना अपमान का घूंट पिया होगा। लेकिन इतने अपमान के घूंट पीने के बाद भी यदि जाकर प्रधानमंत्री के सामने नतमस्तक हो गए हैं, तो मैं समझता हूं कि ये झारखंड की बिहार की जो जनता है, बिहार की जनता के बारे में कहा जाता है कि बिहार की जनता संवेदनशील जनता है। बिहार, यूपी, क्योंकि झारखंड भी बिहार का ही हिस्सा था और हम पले बड़े झारखंड में हैं जो एकीकृत बिहार था, तो मैं बिहार को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं कि बिहार, यूपी एक ऐसी प्रदेश है जिन प्रदेश से केंद्र की सत्ता बनती और बिगड़ती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये बिहार की जनता इस अपमान का बदला लेगी। और ये बदला का पहला शुरुआत ये हो गया कि जब नाव डूबने को होती है तो नाव में चूहा को पहले पता चलता है और चूहा पहले कुदक जाता है। इनके गठबंधन में पहले ही सुराग हुआ और चिराग बाबू ने सुराग देखा और ये जो है किनारा पकड़ लिया। और 30 साल से यहाँ के स्थानीय विधायक हैं और 30 साल के स्थानीय विधायक के रहने के बाद, और कहा जाता है कि ये पैरेलल सीएम है, पैरेलल सीएम होने के बाद भी यदि यहाँ पर जो रेफरल अस्पताल है, यहाँ डॉक्टर नहीं बैठा है, यहाँ पर सर्जन नहीं है, यहाँ पर दवाई नहीं है, यहाँ आपको चीनी की मिल बंद पड़ी, पेपर मिल बंद पड़ी, जूट मिल बंद पड़ी, यहाँ के लोग पलायन कर गए और आप यहाँ के विधायक हैं और आपका विधानसभा कोसी से प्रभावित इलाका है, तो आपने इसके लिए क्या उपाय किए हैं, जनता ये भी पूछेगी। इसलिए हमारा आप लोगों से कहना है कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में नए जनादेश की ओर बिहार बढ़ रहा है और निश्चित तौर पर ये गठबंधन कांग्रेस, आरजेडी, वामपंथ सब मिलकर इस ऐसी सरकार जो जन विरोधी सरकार है और जिस सरकार की वचनबद्धता समाप्त हो गई है, इसको उखाड़ फेंकने के लिए सारी बिहार जो है संकल्पित होकर, और आप देख रहे हैं कि जिस नौजवान ने, ऊर्जावान नौजवान ने जिस तरीके से प्रचार किया है, ये इनकी जो है सत्ता हिलने लगी है। और ये आदरणीय लालू यादव जी को ये लोग चाहते हैं कि आदरणीय लालू यादव जी किसी हाल में भी फंसे रहें। और आप देख लीजिएगा कि निश्चित तौर पर जैसे ही चुनाव समाप्त होगा, निश्चित तौर पर परमपिता परमेश्वर लालू जी को जरूर बेल पर रिहा करेगा और दोहरी खुशी इस बिहार की जनता को मिलेगी। अब आप पूछना चाहें तो पूछें।
मेरा प्रश्न था एक सर, आपने अपने वक्तव्य में ओवैसी साहब के नमाज पढ़ने का स्टेज पर जिक्र किया, तो आपको लगता है कि उनका स्टेज पे नमाज पढ़ना राजनीति का हिस्सा था? देखिए, कोई भी नेता है, जब नेता यदि राजनीतिक जीवन जीता हो, सामाजिक जीवन जीता हो, आप तो ओवैसी साहब पर पूछ रहे हैं, मैं उससे भी एक कदम आगे बढ़ के बताऊंगा। प्रधानमंत्री हमारे हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी अपनी माँ के पास जाते हैं, माँ का चरण वंदना करते हैं, हम लोग को बहुत खुशी होती है। हर बेटे को करना चाहिए, वो भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप बताइए, आप तो पत्रकार हैं और हम छोटे मोटे नेता हैं, क्या हम अपने 90 साल की बूढ़ी माँ को धूप में खड़ा करके नोटबंदी की कतार में लगाकर हम अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करेंगे? कितना भी कोई बेटा कितना भी गड़बड़ होगा, लेकिन वो अपने 90 साल की बूढ़ी माँ को धूप में लाइन में नहीं लगाएगा। जब देश के प्रधानमंत्री यदि अपने फायदे के लिए अपने रिश्तों को यदि सार्वजनिक करने लगेंगे, तो कहीं ना कहीं सवाल जनता उठाएगी। ओबीसी जी यदि नमाज अदायगी उनका राइट है, हमारा राइट है मंदिर में जाना, पूजा करना, हमको उस राइट से कोई नहीं, क्योंकि ये देश विविधता में एकता का देश, ये देश धर्मनिरपेक्ष देश, इसमें सभी लोगों को अपने अपने धर्मावलंबियों को अपने धर्म के हिसाब से पूजा पाठ करने की इजाजत है संवैधानिक। लेकिन यदि राजनीतिक विषय वस्तु पर, यदि मंच पर लाखों लोगों के बीच में यदि वो राजनीतिक उद्देश्य और राजनीतिक लाभ के लिए यदि मंच पर हम वो नमाज पढ़ेंगे, हम पूजा करेंगे, तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर जनता करेगी।